सेल के बारे में पढ़ना। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब किया था? 1665। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका खोज कब किया था? 1665। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका खोज कब किया था? किस पर मैंने किया? कर्क में प्रयोग किया था। हाँ, किसमें प्रयोग किया था? कर्क में। कोशिका को किसमें देखा था? कर्क में। कर्क सूक्ष्मदर्शी में। आगे है कर्क जो है सबर है ना, क्वार्कस। क्वार्कस सबर नामक एक बीज से प्राप्त हुआ था। ये कर्क जो है क्वार्कस नामक बीज से प्राप्त हुआ। कर्क प्राप्त किससे, कौन सा वृक्ष से हुआ था? ओक नामक वृक्ष से। कर्क का प्रयोग प्राप्त जो है किस वृक्ष से हुआ था? ओक नामक वृक्ष से हुआ था। कर्क का जो प्राप्त हुआ था किस वृक्ष से प्राप्त हुआ था? ओक नामक वृक्ष। आगे रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। निर्जीव कोशिका का अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। निर्जीव कोशिका का किसने किया था? निर्जीव कोशिका का अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया। नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे है एवी लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। करा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? एवी लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? हाँ, एवी एंटोनियो बॉन लीवेनहॉक। करा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनियो बॉन लीवेनहॉक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? आगे है करा संसार का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। संसार का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। संसार का सबसे छोटा कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? 170 mm गुणे 135 mm होता है। शुतुरमुर्ग अंडा का लंबाई चौड़ाई कितना होता है? ऑस्ट्रिच। करा 170 mm से 135 mm। आगे है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? मस्तिष्क के सेरेबेलम का ग्रेथुल या कनिका कोशिका। करा मानव शरीर का जो है सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? मस्तिष्क के सेरेबेलम का ग्रेथुल और या कनिका कोशिका। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? मस्तिष्क के सेरेबेली का ग्रेथुल कोशिका है ना। आगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। मानव शरीर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। मानव शरीर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? न्यूरॉन। पुरुष के शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? शुक्राणु होता है। पुरुष के शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? शुक्राणु। कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। कोशिका का आकार किसमें मापा जाता है? माइक्रोमीटर में। कोशिका का आकार किसमें मापा जाता है? माइक्रोमीटर में। कोशिका का आकार किसमें मापा जाता है? माइक्रोमीटर में। कुछ कोशिका जो है अपना आकार पल पल बदलता है, जैसे अमीबा का आकार क्या होता है? बदलते रहता है। मनुष्य की WBC कोशिका का आकार भी निश्चित नहीं रहता है। मनुष्य हाँ वो भी बदलते रहता है। मनुष्य का जो WBC जो कोशिका होता है उसका आकार क्या होता है? बदलते रहता है। आगे है कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द है कोशिका अंगक। कोशिका के विभिन्न घटकों के शब्द कौन सा है? कोशिका अंगक। आगे है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कहा दो जर्मन वैज्ञानिक ने जो है स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन ने दिया था 1838 में। स्लाइडेन ने कब कोशिका सिद्धांत दिया था? स्लाइडेन जो है कोशिका सिद्धांत कब दिया था? 1838 में। जबकि स्वान ने कब दिया था? 1839 में, 1 साल बाद 1839 में। आगे है ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे स्वान प्राणी शास्त्री एवं स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री थे। करा कि स्वान कौन शास्त्री था? प्राणी शास्त्री। स्वान कौन शास्त्री था? प्राणी शास्त्री। स्वान कौन शास्त्री था? जबकि स्लाइडेन क्या था? वनस्पति शास्त्री। स्लाइडेन क्या था? वनस्पति शास्त्री। उन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत प्रकार इस प्रकार बताया था। आगे है प्रत्येक जीव को उत्पत्ति एक कोशिका से होता है।
प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किसे होता है? कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किसे होता है? कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होता है? कोशिका से होती है। आगे है प्रत्येक कोशिका जो है स्वतंत्र है। प्रत्येक कोशिका क्या होता है? स्वतंत्र होता है। प्रत्येक कोशिका क्या होता है? स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर जो किसी कार्य को संपन्न करता है। काम करने की बात आता है तो सभी कोशिका मिलकर काम करता है, और ऐसे क्या होता है? स्वतंत्र होता है। आगे, कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। कुछ जीव जो है कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करता है। उनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तत्वों का अपवाद है। ये जीव निम्न है। पहला करा विषाणु, है ना। विषाणु, इसको वायरस बोलते हैं। विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है ना। सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी किसे माना जाता है? विषाणु। करा सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी किसे माना जाता है? विषाणु या वायरस। करा सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी किसे माना जाता है? विषाणु या वायरस। विषाणु का प्रमुख लक्षण निम्न है। पहला लक्षण जो है विषाणु का है, जीवद्रव्य व कोशिकांगों का अभाव होता है। विषाणु में जो है किसका अभाव होता है? जीवद्रव्य व कोशिकांगों का अभाव है। विषाणु में जो है किसका अभाव होता है? हाँ, जीवद्रव्य व कोशिकांगों का अभाव होता है। आगे दूसरा जो लक्षण है कि अनेक जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन करना, उत्सर्जन का आदि का अभाव होता है। करा विषाणु में जो है किसका अभाव होता है? और तो श्वसन क्रिया का, हाँ, जैविक क्रिया का। करा अनेक जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन, उत्सर्जन आदि का क्या होता है? अभाव होता है। जैविक क्रियाओं का ये होता है। आगे, गुणक केवल परपोषी कोशिका के अंदर होता है। गुणन जो है करा गुणन केवल किसके अंदर होता है? परपोषी कोशिका के अंदर होता है। गुणन किसके अंदर होता है? परपोषी कोशिका के अंदर होता है। निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। करा विषाणु को जो है क्या बनाया जा सकता है? निर्जीवों के समान क्रिस्टल बनाया जा सकता है। करा विषाणु का और क्या बनाया जा सकता है? निर्जीवों के समान इसको भी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। आगे है बायराइड। बायराइड खोज किसने किया था? डियनियर एवं रेमियर ने। बायराइड का खोज किसने किया था? डियनियर और रेमियर ने। कब किया था खोज? 1971 में। बायराइड की खोज कब किया गया था? 1971 में। किसके द्वारा खोज किया गया था बायराइड का खोज? डियनर और रेमियर ने। आगे है करा विषाणु के समान परंतु विषाणु के विपरीत इसमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। करा विषाणु के समान होता है ना। विषाणु के समान परंतु विषाणु के विपरीत जैसे प्रोटीन का आवरण अभाव होता है, यानी प्रोटीन का आवरण नहीं होता है इसमें। विषाणु में किसका आवरण नहीं होता है? प्रोटीन का आवरण नहीं होता। करा विषाणु में किसका अभाव होता है? प्रोटीन के आवरण का। आगे है यह पादप रोग संक्रमण हेतु सबसे छोटा कारक होता है। पादप रोग के लिए जो है संक्रमण सबसे छोटा कारक कौन होता है? बायराइड। करा पादप रोग के संक्रमण हेतु जो है सबसे छोटा कारक कौन होता है? बायराइड। पादप रोग के संक्रमण हेतु जो है सबसे छोटा कारक कौन होता है? बायराइड। आगे है नारियल में कैडाइड ऑफ कैडांग नामक रोग। आलू में करा नारियल में कौन सा रोग होता है? कैडांग रोग। हाँ, कैडांग और कैडांग रोग। नारियल में कौन सा रोग होता है? कैडांग या कैडांग रोग। कर नारियल में कौन सा रोग होता है? कैडांग नामक रोग। आगे आलू में कौन सा रोग होता है? तरकुकंद। नहीं, तरकु होता है। तरकुकंद। आलू में तरकुकंद नामक रोग इन्हीं के कारण होता है। आलू में कौन सा रोग होता है? तरकुकंद। आलू में कौन सा रोग होता है? तरकुकंद। पूछ रहा था क्वेश्चन कि आलू में कौन सा रोग होता है? तरकुकंद है ना। आलू में बायराइड कारण कौन सा रोग होता है? तरकुकंद। आलू में बायराइड कारण कौन सा रोग होता है? तरकुकंद। आगे है प्रियन का खोज जो है 1982 में किया गया। प्रियन खोज कब किया गया था? 1982 में। प्रियन खोज कब किया गया था? आप प्रियन खोज जो है 1982 में किसके द्वारा किया गया था? स्टैनली सिनर के द्वारा किया गया था। प्रियन का खोज जो है 1982 में किसके द्वारा किया गया? स्टैनली सिनर के द्वारा किया। प्रियन जो है 1982 में किसके द्वारा किया गया? स्टैनली सिनर। प्रियन का खोज जो है 1982 में किसके द्वारा किया गया? स्टैनली सिनर।
यह केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। यह किससे निर्मित होता है? प्रोटीन। पिरियन जो है किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से। पिरियन किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से। पिरियन किससे निर्मित होता है? इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल का भी अभाव होता है। प्रोटीन में पिरियन में किसका अभाव? न्यूक्लिक अम्ल का भाव होता है। न्यूक्लिक का भाव किसमें होता है? पिरियन में। न्यूक्लिक अम्ल का भाव किसमें होता है? पिरियन में। न्यूक्लिक अम्ल का भाव किसमें होता है? पिरियन में। यह जंतु और पादप में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न होता है। जंतु और पादप में किस तरह का रोग उत्पन्न होता है? तंत्रिका संबंधी रोग। तंत्रिका संबंधी रोग जो है किसमें उत्पन्न होता है? जंतु और पादप में तंत्रिका संबंधी रोग जो उत्पन्न होता है किसमें होता है? जंतु और पादप में पिरियन कारण होता है। इस पर जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। आगे प्रोकैरियोटिक कोशिका राइबोसोम होता है ना? क्या होता है? राइबोसोम। प्लाज्मिड भी होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। पीली होता है। क्या होता है? पीली। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति होता है और क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका द्रव और राइबोसोम होता है। कोशिका द्रव क्या होता है? राइबोसोम होता है। कोशिका द्रव क्या होता है? राइबोसोम। प्लाज्मिड या प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। पीली भी होता है। इधर प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक फिगर देखिए इस तरह रहता है। इसमें गोल्गी काय होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है, तारक केंद्र होता है ना? और लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम। और राइबोसोम भी होता है। यानी लाइसोसोम राइबोसोम दोनों होता है इसमें। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है लाइसोसोम भी होता है और राइबोसोम भी होता है। उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खुरदरी अंदर द्रवी जलिका होता है। खुरदरी जो है अंदर द्रवी जलिका होता है। खुरदरी अंदर द्रवी क्या होता है? जलिका होता है। एक उसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव होता है लिक्विड के फॉर्म में। आगे में केंद्रक, उसके अंदर सबसे अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक फिर केंद्रीय झिल्ली होता है। आगे अब दोनों डिफरेंस बताना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस बताना है ना? तब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है हमेशा पूछते रहता है इसमें। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रथम डिफरेंस जो है कि यह प्राचीन कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्राचीन कोशिका है। इसके हाँ मैं पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है यह प्राचीन कोशिका है। इसके अंदर जो है बैक्टीरिया, प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल आदि होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है? तो बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, नीलहरी शैवाल होता है। क्या क्या होता है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल। जबकि यूकैरियोटिक में जो है यूकैरियोटिक कोशिका में जो है क्या क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। और माइकोप्लाज्मा का नीलहरी शैवाल होता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? नीलहरी शैवाल। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है यह वास्तविक कोशिका है ना? यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? वास्तविक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? वास्तविक कोशिका है। इसके अंदर जो है सभी पौधे और जीव आते हैं। यूकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन आता है? सभी पौधा जीव आता है। सभी पौधा जीव किसके अंतर्गत आता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पौधे और जीव किसके अंतर्गत आता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। आगे है कि इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम किसमें नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम किसमें नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो 70 प्रकार का होता है राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कितना प्रकार के राइबोसोम होता है? 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कितना प्रकार का होता है? 7। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कितना एस होता है? 70 प्रकार राइबोसोम होता है। जबकि राइबोसोम इसमें किसमें यूकैरियोटिक कोशिका में कितना होता है? 80 प्रकार राइबोसोम होता है। इसमें 70 का होता है, इसमें 80 का। आगे डीएनए गोलाकार होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है डीएनए कैसा होता है? गोलाकार एवं एकल सूत्र में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है डीएनए कैसा होता है? किस आकार का होता है? गोलाकार एवं एकल सूत्र में होता है। जबकि इसमें जो है यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है सीढ़ीनुमा संरचना में होता है एवं एकल सूत्र में होता है। डीएनए जो है गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होता है
यह पूर्ण रूप से विकसित होता है। डीएनए जो है श्रेणीनुमा संरचना में होता है और पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें जो वास्तविक केंद्रक नहीं हो पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन वास्तविक केंद्र से पाया जाता है। यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्र क्या होता है? पाया जाता है। यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्र क्या होता है? पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, केंद्रिका नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? केंद्रिका नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? केंद्रिका नहीं, जबकि इसमें केंद्रिका पाया जाता है। करा यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? केंद्रिका पाया। यूकैरियोटिक में कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रिका नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। प्रोकैरियोटिक का जो है अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? केंद्रकाभ। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? केंद्रकाभ कहलाता है। आगे है प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है किसी प्रकार क्या नहीं होता है? झिल्ली नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है क्या नहीं होता है? आगे कोशिका की संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक पदार्थ तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा इधर नोट वाला पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में रहता है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक पदार्थ जो है कोशिका द्रव के क्या होता है? सीधे संपर्क में। हाँ, इसमें गुणसूत्र एवं हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है ना। इसमें जो है गुणसूत्र और हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है क्रोमोसोम के स्थान पर क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है माइक्रोसोम के स्थान पर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है क्रोमोसोम के स्थान पर जो है क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। इनमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। किस रूप में होता है? राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। स्पष्ट केंद्रक में जो है केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है, जिसे केंद्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे केंद्रिकाएं कहते हैं। अस्पष्ट केंद्रक में जो है केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिकाएं कहते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कोशिका की संख्या के आधार पर जो जीव कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार। एक का क्या नाम है? हाँ, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को इंग्लिश में जो है यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है क्या कहलाता है? एक कोशिकीय कहलाता है। जिसका शरीर जो है केवल एक कोशिका का बना होता है क्या कहलाता है? एक कोशिकीय कहलाता है। जैसे अमीबा है ना। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम क्या है? युगलिना क्या है? युगलिना एक कोशिकीय जीव है। युगलिना क्या है? आगे एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। कारण एक कोशिकीय जीव में भोजन कहाँ से होता है? संपूर्ण शरीर द्वारा प्राप्त होता है। एक कोशिकीय जीव में जो है भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? संपूर्ण शरीर द्वारा प्राप्त होता है। आगे एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावीय गति द्वारा गति करता है। कारण एक कोशिकीय जीव में जो है भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान गति किस आधार पर करता है? पक्षावीय गति द्वारा किया जाता है। एक कोशिकीय जीव में भोजन और एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस गति करता है? हाँ, पक्षावीय गति द्वारा। एक बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है ना, जिसका शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना, उसे क्या करता है? बहुकोशिकीय कहलाता है। बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? जैसे मछली क्या है? बहुकोशिकीय। मछली क्या है? बहुकोशिकीय। मेढक क्या है? बहुकोशिकीय। मनुष्य क्या है? यानी मछली
आगे कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना। कोशिका की संरचना करा कि कोशिका की संरचना में करा कि पौधे में पाई जाने वाले कोशिका को पादप कोशिका कहा जाता है। पौधे में पाई जाने कोशिका क्या कहलाता है? पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। करा पौधे में पाई जाने वाले कोशिका क्या कहलाता है? पादप कोशिका या प्लांट सेल। लेकिन जंतु में पाई जाने वाले कोशिका क्या कहलाता है? जंतु कोशिका, एनिमल सेल। जंतु में पाए जाने वाला कोशिका क्या कहलाता है? जंतु कोशिका, जंतु एनिमल सेल। आगे है जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका की तुलना करना, है ना। कंपेरिजन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। करा कि पादप कोशिका भित्ति क्या होता है कि नहीं होता बताना। तो पादप कोशिका जो है इसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है। पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति क्या होता है? हाँ, करा पादप कोशिका भित्ति में जो है कोशिका भित्ति भी होता है, कोशिका झिल्ली दोनों होता है। इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। करा कोशिका भित्ति निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से। कोशिका भित्ति निर्माण किससे होता है? आगे है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। करा कोशिका भित्ति नहीं पाया, क्या पाया था? कोशिका झिल्ली पाया, जो अर्ध पारगम होता है। क्या होता है? अर्ध पारगम होता है। दूसरा केंद्रक, न्यूक्लियस को जिसको बोलते हैं। करा पादप कोशिका में जो है इसमें भी केंद्रक उपस्थित होता है। करा पादप कोशिका में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। पादप कोशिका में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित है। परंतु कोशिका में किनारे की ओर स्थिर रहता है। आई कहाँ से रहता है? किनारे की ओर। किनारे की ओर रहता है, हाँ, लेकिन किनारे की ओर रहता है। आगे केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका के मध्य में स्थित होता है। केंद्रक जंतु कोशिका में जो है केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन कहाँ स्थित रहता है? बीच मध्य भाग में रहता है। कोशिका केंद्रक कहाँ रहता है? मध्य भाग में। करा केंद्रक जो है जंतु कोशिका में कहाँ रहता है? मध्य भाग में। केंद्रक झिल्ली जो है केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। पादप में जो केंद्रक झिल्ली क्या होता है? उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली जो पादप में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। करा केंद्रक झिल्ली उपस्थित, इसमें भी उपस्थित, यानी दोनों में उपस्थित होता है। यानी केंद्रक झिल्ली जो है पादप कोशिका में भी जंतु दोनों में उपस्थित होता है। केंद्रक आगे करा हरित लवक। पादप कोशिका में जो हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जो है पादप कोशिका में क्या होता है? पाया जाता है। हरित लवक पादप कोशिका में क्या होता है? पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में हरित लवक पाया नहीं जाता है। आगे राइबोसोम। राइबोसोम उपस्थित होता है। पादप कोशिका में राइबोसोम क्या होता है? उपस्थित होता है। राइबोसोम पादप कोशिका में क्या होता है? हाँ, राइबोसोम इसमें भी उपस्थित होता है, जंतु में उपस्थित होता है। यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम उपस्थित होता है। आगे रिक्तिकाएं, वैक्यूल जिसको बोलते हैं। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं आकार में बड़ी और कम संख्या में पाया जाता है। करा पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं होता है बड़ी आकार के पाया जाता है या कम संख्या में पाया जाता है। लेकिन इसमें रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती है, अधिक संख्या में पाया जाता है। छोटी होता अधिक संख्या में, और बड़ा होता है कम संख्या में पाया जाएगा। आगे लाइसोसोम। लाइसोसोम नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। गुणसूत्र, गुणसूत्र उपस्थित होता है परंतु बड़े आकार के होते हैं। गुणसूत्र जो है पादप कोशिका में क्या होता है? उपस्थित होता है। गुणसूत्र जो है पादप कोशिका में क्या होता है? उपस्थित होता है, लेकिन बड़े आकार में होता है। गुणसूत्र जो है उपस्थित होते हैं परंतु छोटे आकार में उपस्थित होता है। करा गुणसूत्र जो है उपस्थित होता है लेकिन छोटे आकार में उपस्थित है। आगे अंतर्द्रव्य जलिका। इनमें इनमें भी दोनों प्रकार के अंतर्द्रव्य जलिका उपस्थित रहा तो इनकी संख्या कम होता है। और जंतु कोशिका में जो है खुरदरी और चिकनी दोनों प्रकार के अंतर्द्रव्य पाया जाता है, अधिक होता है। आगे है करा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करा कुछ है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें कोशिका के प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिका के प्रकाश संश्लेषण, जबकि कोशिका में हाँ, लेकिन पादप में नहीं होता है। पादप में प्रकाश जंतु में नहीं होता। हाँ, पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया का संचयन। इस कोशिकाओं में इन कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट संचयन किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। और कोशिका कार्बोहाइड्रेट का संचयन किसमें होता है?
ग्लाइकोजन के रूप में किसमें होता है? ग्लाइकोजन। जंतु में किसमें होता है? आगे करा कि सेंट्रोल जो नहीं पाया जाता, पादप में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, पादप में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जबकि जंतु में क्या होता है? सेंट्रोल पाया जाता है। जंतु में सेंट्रोल पाया जाता है। आगे रसधानी जो है पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता। आगे कोशिका भित्ति सेल वाल, करैया सेलुलोज का बना होता है। सेल वाल किसका बना होता है? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है ना? कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे है, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। जीव द्रव के स्रावित पदार्थ द्वारा इसका निर्माण होता है। स्रावित पदार्थ द्वारा, जीव द्रव के जो है स्रावित पदार्थ द्वारा इसका निर्माण होता है। आगे, यह कोशिका विभाजन की अंतवावस्था के समय अंतावस्था के समय जो है अंतःद्रवी जलिका को छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा बनी होती है। आगे है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। कोशिका झिल्ली के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। आगे है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन में जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? पादप और जंतु दोनों में। आगे जंतु कोशिका चारों तरफ से अत्यंत महीन पारदर्शी अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरा होता है। जंतु कोशिका जो है जंतु कोशिका किससे घिरा होता है? हाँ, चारों तरफ जो है अत्यंत महीन या पारदर्शी या अर्धगाम्य झिल्ली से घिरा हुआ था। इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन या मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड से बना होता है। कोशिका झिल्ली का जो है बाहरी परत किससे बना होता है? प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत किससे बना होता है? प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परत किससे बना होता है? कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परत किससे बना होता है? अब मध्यवर्ती परत किससे बना होता है? फास्फोलिपिड से। मध्यवर्ती परत किससे बना होता है? कोशिका झिल्ली का मध्यवर्ती परत किससे बना होता है? फास्फोलिपिड से। कोशिका झिल्ली का मध्यवर्ती किससे बना होता है? जबकि बाहरी और भीतरी किससे बना होता है? प्रोटीन से। बाहरी और भीतरी किससे बना होता है? आगे इसके लिए जो माध्यम से कोशिका में आयनिक सांद्रण के अंदर बना रहेगा। ये कोशिका है ना। जंतु वाला कोशिका ऐसा होता है और पादप वाला कोशिका इस तरह होता है। गॉल्जी उपकरण होता है जंतुला में। चिकनी अंतर्द्रवी जलिका होता है। केंद्रिका झिल्ली होता है। केंद्रक होता है। कोशिका द्रव होता है। खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लाइसोसोम होता है। प्लाज्मा और तारकाय होता है। इसमें भी उसी तरह होता है। चिकनी अंतर्द्रवी जलिका होता है। लाइसोसोम होता है। खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका होता है। हरित लवक होता है। केंद्रक होता है। गॉल्जी उपकरण होता है। केंद्रक झिल्ली होता है। प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक और कोशिका द्रव ये सब मौजूद होता है। आगे है कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन का प्रमुख कार्य जो है कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना है ना। कोशिका झिल्ली का क्या काम है? बाहर से आने वाले पदार्थ को चयन करना। हाँ, प्रमुख कार्य जो है कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करे। कौन बाहर जाने वाला है, कौन अंदर रहने वाला है ना? उसका कौन ये करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पूछता था कोशिका झिल्ली काम क्या है? बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करना। हाँ, बाहर जाने प्रमुख कार्य जो है कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना काम किसका है? कोशिका झिल्ली के। कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना किसका काम है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाला पदार्थ का चयन करना किसका है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा, रंगीन, पारभासी और लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है।
जीव द्रव कहा जाता है। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर जो है एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी एवं लसलसा वजनयुक्त पदार्थ रहता है, इसे क्या कहा जाता है? हाँ, जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर 2 भागों में बटा हुआ था। तो जीव द्रव जो है कोशिका अंदर कितने भाग बटा हुआ था? 2 भागों में। कितना भाग बटा हुआ था? 2 भागों में। करा है जीव द्रव जो है प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर कितने भाग बटा होता है? जिसको ये वो कहते हैं केंद्रक द्रव, अब दूसरा कोशिका द्रव कहते हैं, है ना। पहला क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव, और दूसरा कहते हैं कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। नोट में है कि यदि कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, कोशिका फूल जाती है। करा जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है तो क्या होता है? देखते हैं चना वना बोटूट वाला फूल रहा है। हाँ जब खोला तो फिर अंदर भाग जाता। हाँ, आगे है अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीव द्रव संकुचन में परिभाषित करता है। चलिए, अल्प पराशरी माध्यम में जो है कोशिका द्रव का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीव द्रव संकुचन में परिभाषित करता है। अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीव द्रव संकुचन में क्या करता है? परिभाषित करता है। आगे इधर एक पे लास्ट, कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थों का संकुचन जीव द्रव क्या होता है? कुंचन कहलाता है। कोशिका झिल्ली सहित, अगला पेज, हाँ ये लास्ट पेज। आगे करा कोशिका झिल्ली सहित जो है अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव क्या कहलाता है? हाँ, कुंचन कहलाता है। कोशिका झिल्ली के सहित जो है अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव क्या कहलाता है? कुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंचन। कोशिका झिल्ली द्रव कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थों का संकुचन जीव द्रव क्या कहलाता है? कुंचन कहलाता है। आगे कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। करा कोशिका झिल्ली का और क्या कहा जाता है? हाँ, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली को और क्या कहा जाता है? पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। आगे कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ की नियंत्रण होता है। कोशिका झिल्ली से कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों की नियंत्रण किसमें होता है? कोशिका झिल्ली से कोशिकाओं में जो है प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण किससे होता है? कोशिका झिल्ली से होता है। कौन सा कोशिकांग जो है पादप, कौन सा कोशिकांग पादप जंतु और जीवाणु तीनों में होता है? कोशिका झिल्ली। कौन सा कोशिकांग पादप जो है जंतु जीवाणु तीनों में होता है? कोशिका झिल्ली। कौन सी कोशिकांग जो है कौन सी कोशिकांग पादप जंतु और जीवाणु तीनों में होता है? हाँ, तीनों होता है। कौन सी? कोशिकांग झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिकांग पादप और जंतु और जीवाणु तीनों में क्या होता है? कोशिका झिल्ली। अब केंद्रक है ना, केंद्रक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। केंद्रक जो है यह पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता? कहाँ पाया जाता? पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस या केंद्रक। पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। न्यूक्लियस का खोज किसके द्वारा किया गया है? केंद्रक या न्यूक्लियस का खोज किसके द्वारा किया गया है? यह कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसमें डीएनए है ना। केंद्रक के न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र पाया जाता है। डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में या केंद्रक में? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र। पूछते रहे क्वेश्चन कि डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस या केंद्रक में। आगे है यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रण करता है। यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित और नियंत्रण करता है। कोशिकीय गतिविधि को संचालित और नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। कोशिकीय गतिविधियों को
संचालित नियंत्रण कौन करता है? कोशिका की गतिविधि को संचालित नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका के गतिविधि संचालन नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। यह कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह होता है। कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह क्या होता है? कोशिका केंद्रक। करा कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह कौन होता है? जिसका स्टोर हाउस कहते हैं, है ना। करा कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह किसे कहा जाता है? केंद्रक। जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रजनन में क्या निभाता है? महत्वपूर्ण। आगे इसमें जो मुख्य रूप से इसे मुख्यतः जो है 4 भाग है। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। इसे मुख्य से 4 भाग होता है। केंद्रक कला होता है, केंद्रक द्रव होता है, केंद्रिका होता है और क्रोमैटिन धागे होता है। करा ये केंद्रक में जो है 4 भाग कौन कौन होता है? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव और केंद्रिका और क्रोमैटिक धागा। 4 चीज होता है केंद्रक में। केंद्रक कला होता है, केंद्रक द्रव होता है और केंद्रिका होता है और क्रोमैटिक होता है। 3 गो केंद्रक के नाम है, केंद्रक द्रव, केंद्रक कला और केंद्रिका। ये खाली क्रोमैटिक धागा। आगे वो भी कहे सब आगे किस जीव में जो है स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है? जीवाणु में। करा किस जीव में जो है स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है? जीवाणु में। किस जीव में जो है स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है? जीवाणु में। किस जीव में जो है स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बारे में जानना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है पादप कोशिका, जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में कौन पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है पादप कोशिका, जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज जो है किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने? किलोकर ने, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कोलिकर ने कब किया था? 1880। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है कोलिकर ने कब किया था? 1880। माइटोकॉन्ड्रिया खोज जो है कोलिकर ने कब किया था? 1880 से 90 में एटमन ने 1880 से 90 में जो है आल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1899 दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? सी बेंडा 1898 में। बायोब्लास्ट किसने कहा था? आल्टमैन 1880 से 90 के बीच कहा था। सी बेंडा ने जो है 1880 से 90 के हैं। 1880 से 90 से में आल्टमैन ने इसे क्या कहा था? बायोब्लास्ट कहा था। 1880 90 में जो है आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा था? बायोब्लास्ट कहा था। किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने 1898 में। 1898 माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? सी बेंडा 1898 में। आगे माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। दोहरी झिल्ली घिरी हुई कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। आगे इन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया तरह कोशिका के ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पन्न करता है। आगे इसे कोशिका का 5 तंत्र भी कहते हैं। पाचन तंत्र। कोशिका के पाचन तंत्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के पाचन तंत्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के पाचन तंत्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका श्वसन संबंधी अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न होता है। कोशिका श्वसन संबंधी जो है अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न हो। कोशिका श्वसन संबंधी अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयनों पोषण अणुओं व ऊर्जा अणुओं के लिए पारगम्य, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयनों पोषण अणु व ऊर्जा अणु के लिए पारगम्य होता है। जबकि छोड़ दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो है बाह्य झिल्ली आयनों के पोषण अणु व ऊर्जा के अणु के लिए पारगम्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयनों के पोषण अणु व ऊर्जा के
अणुओं के लिए क्या होता है? पारगम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयनों के पोषक अणुओं बहुभुज अणुओं के लिए क्या होता है? पारगम होता है। जबकि आंतरिक झिल्ली जो है केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए पारगम होता है। आंतरिक झिल्ली किसके लिए पारगम होता है? ऑक्सीजन और एटीपी अणु के लिए। करा हाँ करा आंतरिक झिल्ली जो है किसके लिए पारगम होता है? ऑक्सीजन और एटीपी अणु के लिए। करा यकृत में विषों का निराकरण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। यकृत में विषों का निराकरण किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। यकृत में जो है विषों द्वारा निराकरण किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। यकृत माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। इसमें दोहरी झिल्ली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? दोहरी झिल्ली होता है। एक होता लवक होता है प्लेस्टाइड, है ना, प्लास्टिड, लवक प्लास्टिड। लवक केवल पौधे में पाया जाता है। लवक किसमें पाया जाता है? पौधे में। लवक किसमें पाया जाता है? पौधे में। लवक किसमें पाया जाता है? और ये 3 प्रकार का होता है। लवक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। लवक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। लवक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला हरित लवक। पहला क्या था? हरित लवक। पहला क्या था? हाँ, दूसरा था बर्नी लवक। दूसरा क्या था? बर्नी लवक। दूसरा क्या था? और तीसरा लवक क्या था? अबर्णी लवक। तीसरा लवक क्या था? अबर्णी लवक। बर्नी हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण सहायक कौन होता है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण सहायक कौन होता है? हरित लवक। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग के लिए कौन होता है? बर्नी लवक। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग के लिए कौन सहायक होता है? बर्नी लवक। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग के लिए कौन सहायक होता है? बर्नी लवक। स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह क्या होता है? अबर्णी लवक। स्टार्च के रूप में भोजन संग्रह कौन करता है? अबर्णी लवक। स्टार्च के रूप में भोजन संग्रह कौन करता है? अबर्णी लवक। अबर्णी लवक मुख्तलिफ अमीनो अम्लों का बसीय अम्ल के परिवर्तन करता है। नोट में है कि अबर्णी लवक जो है मुक्त क्या करता है? तो अमीनो अम्ल को बसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। अबर्णी लवक जो है मुक्त क्या काम करता है? अमीनो अम्ल को बसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। आगे गौल्जिकाय। गौल्जिकाय के बारे में जानना आगे। गौल्जिकाय इसका खोज 1898 में किया गया। गौल्जिकाय का खोज कब किया गया? 1898 में। गौल्जिकाय खोज कब किया गया? 1898 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? हाँ, कमीलो गोल्जी द्वारा। गोल्जिकाय खोज किसके द्वारा किया गया? 1898 में गोल्जिकाय खोज किसके द्वारा किया गया? कमीलो गोल्जी के द्वारा। आगे यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। करा गौल्जिकाय जो है पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। आगे है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गौल्जिकाय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। गौल्जिकाय को और क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। गौल्जिकाय को और क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना है। इसका मुख्य काम क्या है? कह रहा है कि गौल्जिकाय का काम है पुस्तक का निर्माण करने वाला काम वाला। कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना किसका काम है? गौल्जिकाय। कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना किसका काम है? गौल्जिकाय का। कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना किसका काम है? गौल्जिकाय का। कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना किसका काम है? गौल्जिकाय का। यह कोशिका का प्रमुख श्रावण अंग है। यह लाइसोसोम एवं पैरोक्सिसोम के निर्माण में सहायक होता है। लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम में निर्माण के सहायक कौन होता है? गौल्जिकाय। लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम के निर्माण में सहायक कौन होता है? गौल्जिकाय। लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम का निर्माण सहायक क्या होता है? गौल्जिकाय। यह शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में सहायक होता है। यह शुक्राणु के अग्रपिंडों के निर्माण में सहायक होता है। आगे है यह जंतु में विभिन्न प्रकार के हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। गौल्जिकाय जो है जंतु में जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन निर्माण होता है उसमें क्या करता है? सहायक होता है। वो ईआर में संश्लेषित पदार्थ गौल्जी उपकरण के जमा रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गौल्जिकाय उपकरण में जमा रहता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ जो होता है किस में जमा रहता है? गौल्जी उपकरण में। ईआर में जो है संश्लेषित पदार्थ किस में जमा होता है? गौल्जी उपकरण में। यह विभिन्न कोशिका पदार्थों के विनिर्माण। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है संश्लेषित पदार्थ है जो किस में जमा रहता है? गौल्जी उपकरण में।
आगे यह विभिन्न कोशिका पदार्थों के विनिर्माण, उनके संक्रमण तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर कहा जाता है। करेगा विभिन्न कोशिका पदार्थ के जो है विनिर्माण, उनके संग्रहण तथा परिवहन हेतु जो है उत्तरदायी होता है। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण या परिवहन केंद्र कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का विनिर्माण और परिवहन केंद्र किसे कहते हैं? गॉल्जी। हाँ, आगे गॉल्जी काय के अध्ययन के सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। गॉल्जी काय के अध्ययन में किसका यूज किया? गॉल्जी काय के अध्ययन के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। गॉल्जी काय के अध्ययन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। गॉल्जी काय के अध्ययन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। गॉल्जी काय के अध्ययन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। गॉल्जी काय सरल शर्करा की जटिल शर्करा में बदलता है। गॉल्जी काय सरल शर्करा को किस में बदलता है? जटिल शर्करा में। गॉल्जी काय जो है सरल शर्करा से किस में बदलता है? बस खत्म कर दो, पूरा हो जाएगा। लाइसोसोम कुछ होना छोड़ दो। लाइसोसोम के बारे में पढ़ना। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। लाइसोसोम किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका। लाइसोसोम किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका। लाइसोसोम किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। इसका खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम को खोज किसने किया था? डी डुबे ने। लाइसोसोम को खोज किसने किया था? डी डुबे। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे। एक झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। लाइसोसोम किस झिल्ली द्वारा निर्मित होता है? एक झिल्ली द्वारा निर्मित। लाइसोसोम किस द्वारा निर्मित होता है? एक झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसका निर्माण जो गॉल्जी काय अथवा अंतःद्रवी जलिका में होता है। इसका निर्माण किसमें होता है? हाँ, गॉल्जी काय अथवा अंतःद्रवी जलिका में होता है। लाइसोसोम नष्ट होकर जो कैंसर के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम नष्ट होकर किस में निर्माण में मदद करता है? हाँ, लाइसोसोम नष्ट होकर जो है कैंसर के निर्माण में मदद करता है। हाँ, लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। कोशिका कराएगा आगे है। लाइसोसोम कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइसोसोम जो है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। आगे लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ईआर में होता है। एंडोरेटिकुलम। हाँ, लाइसोसोम में जो है उपस्थित एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? ईआर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम के उपस्थित एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अतः इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग। अब राइबोसोम है ना, यह पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम जो है पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम का खोज किसने किया था? पैलेडे। हाँ, राइबोसोम खोज किसने किया था? पैलेडे ने। जी पैलेडे। राइबोसोम खोज किसने किया था? पैलेडे। राइबोसोम खोज किसने किया था? सबसे छोटी कोशिका क्या है? राइबोसोम। सबसे छोटी कोशिका क्या है? राइबोसोम। सबसे छोटी कोशिका क्या है? यह जटिल संरचना वाले सुरक्षा कण, सूक्ष्म कण जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिका में पाया जाता है। यह जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों। यह किसी प्रकार का झिल्ली में घिरा नहीं रहता है। राइबोसोम जो है किसी प्रकार झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता। राइबोसोम जो है किसी प्रकार के झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता। आगे राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना है। राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? अमीनो अम्ल के द्वारा जो है प्रोटीन संश्लेषण को मदद करना। आगे अतः जो है इसे प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना।
राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आपको